प्रोफेसर नैस अपने बच्चे को, अपने बेबी को बाथ टब में रखकर ऊपर से पानी चला देते हैं। लेकिन तभी अचानक स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल पर। और आज की मूवी है हमारी स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड। जी हाँ, एक बार फिर से हम स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और यह मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। और यह स्टोरी है एक मैथमेटिशियन की, जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने विल पावर के दम पर उस मुकाम को हासिल करता है जहां पर पहुंचना लोगों के लिए एक सपना होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर जॉन नैस के बारे में, जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया से लड़ते हुए अपने रिसर्च को स्टार्ट रखा और उन्हें उनके रिसर्च, उनके इनोवेशंस और उनके आइडियाज़ के कारण 1994 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला। और इसके साथ साथ इन्हें कई और अवार्ड्स भी मिले। लेकिन यहाँ पर हम उनके अवार्ड्स के बारे में या उनके रिसर्च के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे अप्स एंड डाउन्स के साथ उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल को फेस करते हुए वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम उनके ऊपर बनी एक मूवी के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। और उस मूवी का नाम है अ ब्यूटीफुल माइंड। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जॉन नैस, जो कि अभी प्रोफेसर नहीं है, अभी वो सिर्फ जॉन नैस है, और उनका एडमिशन डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी करने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हो गया है, जहां पर वह अपने अन्य साथियों से भी मिलते हैं। और यहाँ पर वह अपने एक साथी के बारे में और उसके रिसर्च पेपर के बारे में बात करते हैं। और वह उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दोनों रिसर्च पेपर पढ़े हैं, लेकिन दोनों ही रिसर्च पेपर में कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं है। एक्चुअली जॉन नैस काफ़ी स्ट्रेट होते हैं, उन्हें जो भी कहना होता है वो डायरेक्ट कह देते हैं, वो बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहते हैं। इसके साथ साथ जॉन नैस का एक रूम पार्टनर भी होता है जिसका नाम चार्ल्स हरमन होता है। जॉन नैस काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और उन्हें क्लास करना नहीं पसंद होता है। वह कभी क्लास में नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि क्लास में वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो बुक्स में पहले से लिख दी गई है। क्लास में कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाता है। अब उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि जॉन के जो साथी रहते हैं वह अपनी थीसिस कंप्लीट कर चुके हैं और अपनी थीसिस जमा कर रहे हैं। लेकिन जॉन नैस ने अब तक यह भी नहीं डिसाइड किया है कि वो किस टॉपिक पर वर्क करना चाहते हैं। एक्चुअली नैस किसी ऐसे टॉपिक पर वर्क करना चाहते हैं जो कि ओरिजिनल हो और जिस पर आज तक कभी किसी ने काम ना किया हो, और इसीलिए वह अपने थीसिस में अभी लेट कर रहे हैं। एक बार जॉन का एक फ्रेंड उससे कहता है कि क्या हो अगर तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल आइडिया मिले ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह होती है कि जॉन के जो फ्रेंड्स रहते हैं वह उसे मेंटल समझते हैं। उनको लगता है जॉन नैस के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद मूवी में यह दिखाया जाता है कि जॉन नैस के जो प्रोफेसर होते हैं वह उनसे कहते हैं कि सभी बच्चों ने अपने थीसिस सबमिट कर दिए, बट अब तक तुम्हारा कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसके बाद नैस थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वह अगले 2 दिन तक लाइब्रेरी में ही रहते हैं और वहीं पर वो बुक्स पढ़ते हैं। उनके जो आइडियाज़ आते हैं वो वहाँ की ग्लास पर नोट डाउन करते जाते हैं और यहाँ से वो 3 आइडियाज़ लेते हैं जिन पर वो आगे चलकर रिसर्च कर सकते हैं। बट ये तीनों आइडियाज़ अभी भी उनको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि नैस अपने फ्रेंड्स के साथ बार में बैठे हुए हैं और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं। उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि जॉन को उनका ओरिजिनल आइडिया मिल जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने प्रोफेसर के सामने उस प्रपोजल को रखते हैं, जिसको देखने के बाद प्रोफेसर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि यह आइडिया ओरिजिनल होने के साथ साथ 150 साल पुरानी एक थ्योरी को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। अब यहाँ से फिर आगे दिखाया जाता है कि 5 साल बीत चुके हैं। इन 5 सालों में यह तीसरी बार है जब उनको पेंटागन बुलाया गया है और
यहाँ पर उन्हें कुछ इनक्रिप्टेड कोड्स को सॉल्व करने के लिए बुलाया गया है। इनक्रिप्टेड कोड्स एक प्रकार के खुफिया मैसेजेस होते हैं जो एक देश अपने एजेंट्स को भेजता है, जिससे कि कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी को मिल सके और कोई उसके बारे में जान ना पाए। जब यहाँ पर नैश को बुलाया जाता है तो प्रोफेसर नैश केवल उन कोड्स को देखकर ही अपने माइंड में ही उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उनको डिकोड्स कर लेते हैं। और इस घटना से वहाँ पर आसपास के लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस कोर्स को सॉल्व करने के लिए वह लोग काफ़ी लंबे टाइम से परेशान थे और लाख कोशिशों के बावजूद भी उन कोर्स को वहाँ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति सॉल्व नहीं कर पा रहा था। ये पूरी घटना यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये घटना उन सभी के अलावा एक व्यक्ति और भी वहाँ पर देखता है। बाद में जब प्रोफेसर यहाँ से चले जाते हैं तो फिर दिखाया जाता है कि वह अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे हैं MIT यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि प्रोफेसर को क्लास पढ़ाना एकदम नहीं पसंद है, क्योंकि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रोफेसर नैश को ऐसा लगता था कि क्लास में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो पहले से लिखी हुई है। इसलिए वह चाहते हैं कि बच्चे इनोवेटिव बने, वो नए नए आइडियाज़ की तलाश करें। जब क्लास खत्म होती है और क्लास के बाहर में निकलते हैं तो उन्हें वही इंसान मिलता है, वही शख्स जो वहाँ पर पेंटागन में उन्हें दिखाई देता है। वो उनसे मिलता है और अपना नाम वह विलियम पार्चर बताता है और वह कहता है कि मैं आपके टैलेंट से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए काम करें। और वह अपना परिचय एक डिफेंस ऑफिसर के रूप में देता है और वह बताता है कि हम चाहते हैं कि जो रशियंस कोड्स भेजते हैं आप उन कोड्स को डिकोड करें ताकि हम अमेरिका पर आने वाले हमलों को टाल सकें। और प्रोफेसर नैश इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वह मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में कुछ कोड्स को ढूंढते हैं। जब भी उन्हें कोई कोड्स मिलता है तो उसको डिकोड करके वह एक एनवलप में बंद करके एक बंगले के बाहर जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डाल आते हैं। जब भी वह लेटर बॉक्स में ये एनवलप रख कर वापस जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा हो, कोई उन्हें चेज कर रहा हो, और इससे वह काफ़ी डर जाते हैं और काफ़ी डरे डरे से रहने लगते हैं। उसके बाद एक बार फिर से वह वापस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था और डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। वहाँ पर उन्हें एक बच्ची मिलती है जो यह बताती है कि नैश उसके अंकल के फ्रेंड है। तभी वहाँ पर उनका फ्रेंड चार्ल्स आ जाता है और वह बताता है कि यह मेरी भांजी है। फिर चार्ल्स और नैश दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि नैश और नैश की एक स्टूडेंट जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं वह शादी कर लेते हैं और उनकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है। लेकिन नैश ने अभी भी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम नहीं छोड़ा है और जब एक बार वह उन्हीं कोड्स को लेकर एनवलप में करके रखने जाता है तभी वहाँ पर कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। लेकिन वहाँ पर पार्चर आ जाता है और पार्चर किसी तरीके से नैश को बचा ले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग नैश पार्चर से मिलता है और वह उससे कहता है कि अब मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं फादर बनने वाला हूँ और मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इसके बाद विलियम पार्चर उससे कहता है कि तुम इस काम को नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि रशियंस तुम्हें पहचान लिए हैं और अगर तुमने इस काम को छोड़ा तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इस बात से नैश काफ़ी घबरा जाता है। इसके बाद यह दिखाया जाता है कि नैश को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जब वह लेक्चर ले रहे होते हैं तभी उनको लगता है कि कुछ लोग वहाँ पर आ गए हैं जो उन्हें पकड़ने वाले हैं और वो बीच लेक्चर से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है और जब उनकी आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर जो डॉक्टर रहता है उसे वे कहते हैं कि तुम एक रशियन एजेंट हो और वहीं पर उनका फ्रेंड चार्ल्स हरमन भी उन्हें दिखाई देता है। वह चार्ल्स से कहते हैं कि चार्ल्स तुमने ही मुझे फंसाया है, तुमने जरूर इन लोग को मेरे बारे में बता दिया है। लेकिन नैश को डॉक्टर बताते हैं कि डॉक्टर और नैश के अलावा उस कमरे में और कोई नहीं है। लेकिन नैश कहते हैं नहीं, मेरा फ्रेंड चार्ल्स बैठा है वहाँ पर, बट रियल में उस कमरे में कोई नहीं होता है। और डॉक्टर उसे बताते हैं कि जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो वो तुम्हारा एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, यानी वास्तविकता में उसका कोई वजूद नहीं है।
वह सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन नैस इस बात से इनकार कर देता है और उस बात को नहीं मानता है। उसके बाद नैस की वाइफ वहाँ पर आ जाती है, एलिसिया, और एलिसिया डॉक्टर से पूछती हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि नैस को हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया है और उसे कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो वास्तविकता में है ही नहीं। लेकिन एलिसिया भी इस बात को मानने से इनकार कर देती है और वह कहती है कि नहीं, चार्ल्स है, क्योंकि चार्ल्स के बारे में ये अक्सर मुझे बताते रहते हैं। फिर जब डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कॉल किया था और चार्ल्स नामक कोई भी लड़का वहाँ पर नहीं था जो नैस का रूममेट हो, क्योंकि नैस अपने रूम में अकेले ही रहते थे, उनको अकेले ही रूम अलॉट किया गया था। इस बात से एलिसिया हैरान रह जाती है और फिर वह उनके ऑफिस जाती है। जब नैस के ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि नैस कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वहां पर वो देखती है तो उसको पूरे कमरे में केवल मैगजीन और न्यूज़पेपर के कटिंग्स मिलते हैं। इसके बाद वह उस जगह पर जाती है जहां पर प्रोफेसर नैस एनवलप में सीक्रेट कोड्स को डिकोड करके रखते थे। अब जब वहां पर वो जाकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि जितने भी एनवलप उन्होंने अब तक वहाँ पर डाले थे, सब के सब वहाँ पर मौजूद थे और उन्हें किसी ने खोला भी नहीं है। इस बात से एलिसिया को भी विश्वास हो जाता है कि नैस के साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और सिर्फ चार्ल्स ही नहीं, चार्ल्स के साथ साथ विलियम पार्चर, इसके साथ साथ जो चार्ल्स की भांजी होती है, ये तीनों ही प्रोफेसर नैस के एक इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं जिनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये सिर्फ नैस को दिखाई देते हैं क्योंकि नैस को हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया था। हेलुसिनेशन दो प्रकार के होते हैं, ऑडिटरी और विजुअल। ऑडिटरी में सिर्फ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई वास्तव नहीं होता है, वह सिर्फ उसी व्यक्ति को सुनाई देती है जो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होता है। और विजुअल हेलुसिनेशन में पर्सन को कुछ चीजें दिखाई भी देती हैं, कोई व्यक्ति दिखाई दे सकता है या कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकता है जो सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जिसके साथ यह प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर नैस को विजुअल हेलुसिनेशन होते हैं और यह उनके ग्रेजुएशन टाइम से ही हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि उस पर्सन की पूरी लाइफ पर कितना असर पड़ेगा, जिसको पता चले कि आज तक जिन लोगों के साथ वह रहा उनमें से कई लोग केवल उसकी कल्पना थे। क्या आपको इस बात पर विश्वास होगा? नहीं। और इसीलिए नैस को भी अब तक इन बातों पर विश्वास नहीं होता है। उसको लगता है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं और जो उसके कैरेक्टर हैं जिन्हें वह देखता है वह सब के सब सच है। अब यहाँ पर आप देखें कि कैसे एक डिसऑर्डर सिर्फ एक पर्सन की लाइफ को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उन सब की लाइफ को इफेक्ट करता है और उन सब की लाइफ बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। सोचिए कि एक वाइफ को क्या असर पड़ेगा जब उसको यह पता चले कि उसका जो हस्बैंड है वो पिछले 7 साल से 8 साल से एक मानसिक रोग से ग्रसित है। लेकिन जो प्रोफेसर नैस की वाइफ रहती हैं वो बहुत ही सपोर्टिव रहती हैं और उनका काफ़ी सपोर्ट करती हैं। और ऐसी प्रॉब्लम में अगर कोई मेंटल पेशेंट है और उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट उसको सही होने में, उसको फिर से एक अच्छी लाइफ जीने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग अगर उनके किसी भी जान पहचान के पर्सन को ऐसा रोग हो जाता है तो वह उससे दूरी बनाने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनकी जगह पर खुद को रखकर यह सोचना चाहिए कि वह पर्सन इस समय किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उस पर क्या बीत रही है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस पर्सन की प्रॉब्लम्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं मूवी में क्या होता है। इसके बाद यह दिखाया जाता है कि नैस को कहीं ना कहीं यह विश्वास हो जाता है कि जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं और वह अपना इलाज कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगले 10 हफ्तों तक उनका इलाज चलता है जिसमें उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 1 साल बीत चुके हैं और 1 साल बाद प्रोफेसर नैस अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं
क्योंकि जब वो मेडिसिन्स लेते हैं तो उससे उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उस पर असर पड़ता है, और यह असर उनके वर्क से लेकर उनके रिलेशंस पर भी पड़ता है। इसलिए वो अपनी वाइफ को बिना बताए मेडिसिन्स लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके वर्क पर और उनकी वाइफ के ऊपर इनका असर पड़े, उनका रिलेशन खराब हो। लेकिन दवा बंद होने से एक बार फिर से उनको वही प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उनको दिखाई देता है कि विलियम पार्चर उनसे मिलने आया है, और वह कहता है कि ये प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप्स ये सब बेकार हैं, ये सब काम के बीच में रुकावट है, इसीलिए इन सब को हटाओ और इन सब को ख़त्म कर दो। और उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि विलियम पार्चर के कहने पर प्रोफेसर नैश अपने बच्चे को, अपने बेबी को बाथटब में रखकर ऊपर से पानी चला देते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उनकी वाइफ आ जाती है और वह किसी तरीके से बच्चे को बचा लेती है। अब वहाँ पर चार्ल्स हरमन, जो कि उनका फ्रेंड था, और उसकी भांजी, वो दोनों भी आ जाते हैं, और वह कहते हैं कि जैसा विलियम पार्चर कह रहा है वैसा ही करो नैश, वैसा ही करो। अब यहाँ पर नैश काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तभी उनको एक चीज़ ध्यान आती है कि इतने साल बीते हैं, लेकिन जो चार्ल्स हरमन की भांजी है उसकी एज बढ़ी नहीं रही है, वह अभी भी उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी उसको पहली बार मिली थी। इस बात से चार्ल्स को काफ़ी धक्का लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि सच में ये जो भी लोग उसको दिखाई दे रहे हैं वह सब केवल और केवल उसके वहम है। अब यहाँ पर देखें कि कैसे जो प्रोफेसर नैश रहते हैं वह इन सब चीज़ों से जूझते हुए भी अपने अवेयरनेस को बनाए रखते हैं और यहाँ तक सोच पाते हैं। अब यहाँ से आगे दिखाया जाता है कि प्रोफेसर नैश, उनकी वाइफ और डॉक्टर तीनों बैठे हुए हैं, जहाँ पर प्रोफेसर नैश यह एक्सेप्ट करते हैं कि उनके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और पास में ही दिखाया जाता है कि मर्सिया बैठी हुई है, जो कि उनके फ्रेंड की भांजी है। प्रोफेसर नैश डॉक्टर से कहते हैं कि मैं एक मैथमेटिशियन हूँ और मेरा काम है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और यह भी एक प्रॉब्लम है जिससे मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन जब प्रोफेसर नैश से उनके डॉक्टर और उनकी वाइफ रिक्वेस्ट करते हैं तो वह एक बार फिर से ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगले 2 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चलता है। फिर 2 महीने बाद दिखाया जाता है कि वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ पर उनका पुराना फ्रेंड मिलता है जो उनके साथ पीएचडी कर रहा था। वह उससे बात करते हैं, तभी अचानक वहाँ पर चार्ल्स हरमन आ जाता है। लेकिन चार्ल्स हरमन को प्रोफेसर नैश इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और ये लोग बार बार प्रोफेसर नैश को परेशान करते हैं उनके आसपास आकर। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं, बट अब ये धीरे धीरे इन चीज़ों को सीख चुके हैं और अपने विल पावर से और अपनी वाइफ के सपोर्ट से ये अपने जो इमेजिनरी कैरेक्टर रहते हैं उनको इग्नोर करना सीख जाते हैं। और उसके बाद और ये बच्चों को समझाना भी स्टार्ट करते हैं, उनको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर नैश की जो वाइफ रहती है और उनका जो फ्रेंड रहता है वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर काफ़ी टाइम बीत जाता है और उसके बाद एक दिन जब प्रोफेसर नैश अपनी क्लास से बाहर निकलते हैं तभी अचानक उन्हें एक पर्सन दिखाई देता है जो कि यह बताते हैं कि प्रोफेसर नैश को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। पहले तो उनको विश्वास नहीं होता है, लेकिन बाद में जब उनको यह विश्वास हो जाता है कि यह कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल में एक इंसान है, तो फिर वह उनके साथ जाते हैं। और लास्ट में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर नैश को 1994 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिलता है, जिसका वह पूरा का पूरा श्रेय अपनी वाइफ को देते हैं और यह बताते हैं कि उनके ही सपोर्ट से वह इस मुकाम तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन जो इतनी खतरनाक बीमारी से, इतने बड़े डिसऑर्डर से ग्रसित होता है, उसके बाद भी अपने विल पावर और अपनी वाइफ के सपोर्ट से उन चीज़ों को देखते हुए, उन चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ता है और हार नहीं मानता है और ऐसे मुकाम तक पहुंचता है जहां पर पहुंचना एक नॉर्मल इंसान के लिए भी सपना होता है। यहाँ से हम यह सीखते हैं कि अगर हम चाहें तो अपने विल पावर और अपने पैशन के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि जैसे जब हम बुक्स में पढ़ते हैं किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में,
तो हमें उसकी गंभीरता का, उसकी सीवियरिटी का पता नहीं चलता है। लेकिन आपने जैसे मूवी में अब तक देखा कि कैसे ये प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट करती है और एक पर्सन जो कि नॉर्मल रहता है उसकी पूरी लाइफ को एबनॉर्मल बना के रख देती है। यहाँ तक कि वो पर्सन खुद के ही बच्चे की जान लेने पे आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर एक इंसान चाहे तो इन प्रॉब्लम से अपने विल पावर के दम पर, अपने पैशन के दम पर बाहर निकल सकता है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगले कुछ हफ्तों तक मैं YouTube पर नहीं आऊँगा, तो आप सभी परेशान नहीं होंगे। अगली वीडियो आई थिंक जून में आएगी। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई करें। धन्यवाद।